पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत को लेकर पहली बड़ी खबर। पीओके के पलंदरी से शुरू होगा जेल मार्च और जेल मार्च के लिए हजारों की संख्या में लोग किस तरीके से पहुंचने शुरू हो चुके हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह 9 बजे का वक्त है। सुबह 9 बजे कोटली के लिए रवाना होगा ये मार्च और अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पीओके में बगावत की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, सुबह की तस्वीर के साथ साथ देर रात की वो तस्वीर आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से मार्च के लिए सभी एकजुट होना शुरू हो चुके हैं और अवामी एक्शन कमेटी का ये जेल मार्च है। आपको बता दें पीओके में बड़ी बगावत की अब ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पाक सरकार के खिलाफ जेल मार्च के लिए हजारों की भीड़, जुल्म के खिलाफ आज से जेल मार्च। जेल जाना पड़ा तो जाओगे, अगर बेड़ी पड़ जाए तो पड़ाओगे। गिरफ्तार साथियों की रिहाई की मांग को लेकर जेल मार्च की ये शुरुआत हो रही है पीओके में और पीओके में विद्रोह की ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए देर रात से ही लोग एकजुट होना शुरू हो गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर चीन के बयान को भारत ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। किसी भी देश को दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं। चीन पाकिस्तान के जॉइंट स्टेटमेंट पर भारत ने दो टूक बयान दिया है और कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी को भी दखलंदाजी का हक नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने बातचीत के बाद 7 जून को बीजिंग में संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें दोनों देशों ने पीओके से होकर गुजरने वाले तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की। भारत ने उनके बयान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का उल्लेख किए जाने की आलोचना की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। नई दिल्ली भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने वाले इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूत करने या वैध बनाने के लिए किसी भी कदम का दृढ़ता से विरोध करता है। भारत पहले भी कई बार कह चुका है कि पश्चिमी चीन को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाला गलियारा जो पीओके से होकर गुजरता है वो भारतीय क्षेत्र है। चीन का CPEC प्रोजेक्ट करीब 3000 किलोमीटर तक फैला है। लागत $50 अरब है। डोडा रेंज के DIG श्रीधर पाटिल ने बताया कि उनकी टीम लगातार आतंकियों की तलाश कर रही है और जल्दी आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी टीम्स वहाँ पे गई थी। वो जो ग्रुप था उस ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए जब दो तरफ से हमारी टीम ने अप्रोच किया है उस जगह की तरफ, तो उस जगह पे छुपे हुए आतंकियों ने फायर खोला है, जिसका हमने जवाब दिया है और जवाबी कार्रवाई में उनको वहाँ से भागना पड़ा है। भागते भागते कुछ चीज़ें मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, बट इतना मैं ज़रूर बता पाऊँगा कि हम बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं उनके और बहुत जल्द न्यूट्रलाइज करेंगे उनको। जम्मू कश्मीर में कठुआ में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा। हीरानगर के सैदा इलाके की घेराबंदी की गई है। पुलिस और सेना ने इलाके को घेर लिया है। एक आतंकी के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। लोकल्स की तरफ से पुलिस को ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर 2 संदिग्ध देखे गए थे और उसके बाद एक बार फिर इसी पूरे गांव में कॉर्डन जो है वो पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगाया गया है और यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। वहीं आपको बता दें कि डोडा के अंदर भी लगातार आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद आतंकी जंगल के इलाके में भाग गए, जिसके लिए सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े पैमाने पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि डोडा पुलिस की तरफ से 4 संदिग्धों की जो फोटो है वो भी रिलीज़ की गई है और ऐसे में आज यहाँ पर एक बार फिर से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई यहाँ पर कोई संदिग्ध तो नहीं है, क्या वाकई यहाँ पर कोई आतंकी तो नहीं छुपा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। और आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर हाईवे पर तलाशी अभियान भी तेज हो गए हैं। जगह जगह छापेमारी जारी है। आतंकी हमले में अब तक 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है।
आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए जगह जगह तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी आधी रात को गाड़ियों को रोककर तलाशी ले रहे हैं। हाईवे पर ट्रक, बस हो या फिर प्राइवेट कार, सबकी तलाशी ली जा रही है। पहचान पत्र और गाड़ियों के कागज देखने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है। लगातार 4 हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक के फन को कुचलने के लिए सेना ने कमर कस ली है। 4 हमलों में शामिल आतंकियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। वहीं जम्मू और राजौरी में आत्मघाती हमले के इनपुट भी मिल रहे हैं। इसके आधार पर सेना कार्रवाई कर रही है। शिवखोड़ी आतंकी हमले में 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर सेना छापेमारी कर रही है। घाटी को दहलाने वाले आतंकी जहां भी होंगे, सेना के जवान उन्हें ढूंढ निकालेगी। खूनी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकी नहीं बचेंगे। पीएम मोदी आज इटली में आयोजित G7 सम्मेलन में शामिल होंगे। आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी इटली पहुंच चुके हैं। इस समिट में होने के लिए भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी का आज काफी बिजी स्केड्यूल रहने वाला है। पीएम मोदी करीब 12 घंटे में कुल 7 बैठकों में शामिल होंगे। इसके अलावा डिनर के दौरान भी कई नेताओं से बात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन की मीटिंग के अलावा 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। ये मुलाकात दोपहर 2:15 बजे से 2:30 बजे के बीच तक होगी। इसके बाद पीएम मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलेंगे। फिर पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से द्विपक्षीय मुलाकात है। शाम 5:30 बजे पीएम मोदी AI और ऊर्जा पर G7 के आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी रात 9:20 पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिलेंगे। इसके बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से द्विपक्षीय बातचीत होगी। रात 11 बजे पीएम मोदी का जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात का कार्यक्रम है। रात में इटली की पीएम की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर रात में स्वदेश वापस आ जाएंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत में आम चुनाव से पहले ही पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता भिजवा दिया था। भारत को इस समिट में बतौर गेस्ट बुलाया है। जबकि भारत इस संगठन का स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन भारत के बढ़ते कूटनीतिक कद की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देश बार बार आमंत्रित करते हैं। इटली में आयोजित G7 की बैठक में किन किन मुद्दों पर होगी चर्चा, समझने की कोशिश करिए इस रिपोर्ट से। पिछले 2 साल में दुनिया में बहुत कुछ बदला है। ऐसे में जब दुनिया के पावरफुल देश के लीडर्स आपस में बैठेंगे तो कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय भी बेहद अहम होगी। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर G7 समिट में चर्चा होने वाली है? इस बैठक में पिछले 2 साल से रूस यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध पर जरूर चर्चा होगी। G7 देश के लीडर्स इस युद्ध पर गंभीरता से बात करेंगे और कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और इसके प्रभाव पर दुनिया के बड़े नेता विचार विमर्श करेंगे। मीटिंग में मिडिल ईस्ट के हालात पर विशेष रूप से चर्चा होगी। स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन की प्लानिंग पर मंथन भी होगा। बैठक में एनर्जी के क्षेत्र में नए बदलावों पर चर्चा होगी। मीटिंग में अफ्रीका और भूमध्य सागर के हालात पर चर्चा होगी। इन मुद्दों में सबसे अहम है रूस यूक्रेन में चल रहा युद्ध और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग है। और इन अहम समस्याओं और वर्ल्ड लीडर्स की चर्चा प्रधानमंत्री मोदी से जरूर होगी। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। कहा कि भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकार किया, उसे पूरी ताकत नहीं थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अब संघ के दूसरे नेता भी बीजेपी की हार और नेताओं के अहंकार पर खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी की हार के पीछे उसका अहंकार बताया है। इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में बोल रहे थे। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की और धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया
उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़े। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में, और सूत्रों की मानो तो भागवत 1-2 दिन में सीएम योगी से कर सकते हैं मुलाकात। मोहन भागवत ने गोरखपुर दौरे के पहले दिन कार्यकर्ता शिविर में भाग लिया और स्वयं सेवकों को संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं के विस्तार के लिए सुझाव दिए। 5 दिन के गोरखपुर प्रवास के दौरान संघ प्रमुख स्वयं सेवकों और प्रशिक्षकों के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे। बताया जा रहा है मोहन भागवत इस दौरान योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर सकते हैं। संघ प्रमुख के दौरे के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव को लेकर भागवत ने मोदी सरकार को नसीहत दी थी और मणिपुर के हालात को लेकर भी चिंता जताई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़क पर नमाज अता ना की जाए और ना ही कोई नई परंपरा की शुरुआत। चुनाव परिणाम आने के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्शन में हैं। कानून व्यवस्था को लेकर योगी लगातार बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। अधिकारियों से राज्य में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि नमाज एक निर्धारित स्थल पर ही हो, सड़क जाम कर नमाज अता नहीं होनी चाहिए। योगी ने साफ कहा है कि आस्था का सम्मान हो, लेकिन किसी नई परंपरा को बढ़ावा न मिले। योगी ने अपने अधिकारियों को साफ कहा है कि हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच हो। यदि कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करे, राज्य में शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करता मिले, तो उसके साथ पूरी कड़ाई की जाए। सीएम ने कहा अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। बैठक में योगी ने कहा सुशासन के लिए संवाद और समन्वय बनाए रखें और जनता का विश्वास जीतने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, जनता के खिलाफ नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि वाहन सरकारी हो या कि प्राइवेट, प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर स्वीकार नहीं है। 17 जून को मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद का त्योहार मनाएंगे। लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कानून के दायरे में रहकर कुर्बानी करने की अपील की है। जो लोग भी साहिब निसाब हैं वो कुर्बानी का ज़रूर एहतिमाम करें और हमेशा की तरह सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। और ये भी अपील की गई है कि पब्लिक प्लेसेस पर, अवामी जगहों पर कुर्बानी ना की जाए, गली में या सड़क पर कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो लोगों के बड़े अगर घर है या जो बड़े मदरसे हैं, जो स्लॉटर हाउसेस हैं, वहीं पर सिर्फ कुर्बानी की जाए। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। ये सीट एनसीपी अजित गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे के बाद खाली हुई। बारामती लोकसभा सीट से अपनी ननद सुप्रिया सुले से करारी हार के बाद सुनेत्रा पवार राज्यसभा से संसद पहुंचना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने नामांकन कर दिया है। माना जा रहा है कि सुनेत्रा राज्यसभा से निर्विरोध निर्वाचित हो सकती हैं, क्योंकि महायुति गठबंधन के पास 180 से ज्यादा विधायक हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के पास केवल 69 विधायक हैं। लेकिन इस फैसले को लेकर अजित पवार के गुट के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने के फैसले से पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि वो राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया है उससे वो नाराज नहीं है। बहुत सारे लोग इच्छुक थे, हाँ ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए।
और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोदी 3.0 का पहला बजट 22 जुलाई को पेश हो सकता है। मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है बजट। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चल सकता है मॉनसून सत्र। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर। और इससे पहले 18वीं लोकसभा की पहली बैठक 24 जून को होगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और यह स्पेशल सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। लोकसभा की ओर से जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए तय तिथि से एक दिन पहले यानी 25 जून को दोपहर 12 बजे से पहले कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य सदस्य के समर्थन में प्रस्ताव के लिए महासचिव को लिखित रूप से नोटिस दे सकता है। सत्र के पहले 2 दिन नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के सितारे बुलंदी पर हैं। पार्टी के कार्यक्रम में चिराग ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। मौका था पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सभी सांसदों के स्वागत का और इस मौके पर चिराग ने अपने मन की बात भी कह डाली। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में चिराग ने चाचा पशुपति पारस का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला। कई अपने भी थे जिन्होंने ये भीतर घात करने का प्रयास किया। कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो और हम लोग इनके सर पर चढ़े। पर जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे, जो लोग ऐसी कल्पना कर रहे थे, वो लोग भूल गए कि ये पार्टी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की पार्टी है। उन्हीं के विचारों, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। लोकसभा चुनाव में एलजेपी आर ने चिराग पासवान के नेतृत्व में लड़ी गई सभी 5 सीटें जीतकर शानदार कामयाबी हासिल की है और मोदी 3.0 में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में हजारों याचिकाएं दाखिल की गई है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से सभी याचिकाओं को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड्स को रद्द कर दिया। नीट रिजल्ट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। छात्र छात्राओं के आरोपों के बीच विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। देश भर में नीट रिजल्ट को लेकर हजारों याचिकाएं दर्ज हैं। एनटीए ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है, जिस पर आज सुनवाई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनटीए को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र 23 जून को फिर से परीक्षा देंगे। ग्रेस मार्क्स के साथ 720 नंबर हासिल करने वाली छात्रा अंजलि यादव ने कहा कि वो परीक्षा देने को तैयार हैं। अभी जो हो गया उसको भूल के दोबारा से तैयारी करने की कोशिश करे, दोबारा से तैयारी करे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पेपर दिया था, तो 10 दिन की रिवीजन में हो जाएगा, दोबारा से पेपर हो जाएगा। वहीं ग्रेस नंबर के साथ 718 नंबर लाने वाले यश कटारिया ने कहा कि कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। जो हमारा जो सेट हमें मिला था वहाँ पर पेपर में वो MNOP सेट था, और जबकि जो बाकी बच्चों को मिला था, जो 23 लाख जो अलग एक्सपायरेंट्स थे, उन्हें QRST कोड मिला था। मतलब कि जो क्वेश्चन थे वे भी टोटली डिफरेंट थे दोनों सेट्स के। तो तब तो थोड़ा सा इनजस्टिस फील हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था उस दिन, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर से। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके बाद तो ठीक ही है। चलो, सुप्रीम कोर्ट में अभी पेपर लीक की जांच, परीक्षा रद्द करने की मांग और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर फैसला आना बाकी है। और नीट परीक्षा को लेकर एनएसयूआई ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों को न्याय देने की मांग की। छात्र संगठन एनएसयूआई के इंचार्ज और राष्ट्रीय सचिव हनी बग्गा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप ये देखिए जो छात्र टॉप कर दिया है उस छात्र को भी कैंपस नहीं मिल रहा है। बहुत शर्म की बात है। हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है, एनटीए जवाब नहीं दे रही है, और आज हम धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास के बाहर हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो घपलेबाजी हुई है उसमें नीट के छात्रों को न्याय मिले। हम यहाँ डटे रहेंगे, हम यहाँ लड़ते रहेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं लोकल टू ग्लोबल की।
इटली में आज G7 समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के हालात पर चर्चा होगी। पीएम मोदी आज दोपहर 2:15 पर फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मैक्रो और पीएम मोदी की होगी द्विपक्षीय वार्ता। G7 शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम का बयान, बोले दुनिया के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हूं, पृथ्वी को बेहतर करने समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद ब्रिटिश पीएम और यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। आज रात जर्मनी के चांसलर और पीएम मेलोनी से पीएम की बैठक है। भारत जर्मनी के बीच साझेदारी बढ़ाने पर होगी चर्चा। 22 जुलाई को पेश हो सकता है मोदी सरकार का पहला बजट। 22 से 9 अगस्त तक चल सकता है मानसून सत्र। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। स्पीकर के लिए 25 जून तक नाम किया जा सकता है प्रस्तावित। 24 और 25 जून को नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। 27 जून को राष्ट्रपति का होगा अभिभाषण। बीजेपी की सीटें कम होने पर बोले आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार, कहा कि अहंकार ने बीजेपी को 240 सीटों पर रोका। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने अहंकार किया तो पूरी ताकत नहीं दी। एनटीए की याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। एनटीए ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। नीट के मामले पर कांग्रेस का सरकार पर निशाना, कहा कि नीट धांधली पर चर्चा से भाग रही है सरकार, मामले की हो सीबीआई जांच। कांग्रेस ने कहा जिस एजेंसी पर गड़बड़ी का आरोप उसी को दी गई जांच की जिम्मेदारी। कोचिंग नेक्सस की होनी चाहिए जांच। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक से किया इंकार, कहा पेपर लीक होने के नहीं मिले कोई भी सबूत। खरगे के बयान पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार, बोले छात्रों के भविष्य पर राजनीति कांग्रेस की पुरानी आदत है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजनीति के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस, राजनीति की बजाय देश के विकास में योगदान दे कांग्रेस। नीट ग्रेस मार्क्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का स्कोर कार्ड होगा रद्द। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनटीए का बयान, दोबारा परीक्षा नहीं देने पर ग्रेस मार्क्स रद्द होंगे। 1563 छात्रों को देनी होगी दोबारा से परीक्षा। ग्रेस अंक पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा होगी परीक्षा। 23 जून को एग्जाम और 30 जून को आएगा परिणाम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नीट के छात्रों ने जताई खुशी, कहा परीक्षा में गड़बड़ी से भविष्य होता है बर्बाद। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, कहा कि बकरीद के दिन सड़क पर ना हो नमाज। सीएम योगी ने कहा कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशु कटे तो कार्रवाई होगी, कुर्बानी के लिए जगह पहले से की जाए तय। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी के अधिकारियों को सख्त चेतावनी, धांधली की शिकायत मिली तो होगी कार्रवाई। पावर कट को लेकर भी सीएम ने दिए सख्त निर्देश, कहा कि रोस्टरिंग के नाम पर पावर कट ना हो, गांव हो या शहर, हर जगह बिना कट हो बिजली सप्लाई। पॉक्सो एक्ट में कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, येदियुरप्पा ने अग्रिम जमानत याचिका को दाखिल किया। चुनावी हिंसा के पीड़ितों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे शुभेंदु अधिकारी, कहा बंगाल में इमरजेंसी से ज्यादा बुरे हालात। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर बड़ा आरोप, बोले मुझे राजभवन में घुसने नहीं दिया गया, ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। बाराबती से लोकसभा चुनाव हारी हैं सुनेत्रा पवार। हिमाचल, उत्तराखंड और एमपी में विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 13 जुलाई को नतीजे घोषित होंगे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी, मैंगलोर से करतार सिंह, एमपी के अमरवाड़ा से कमलेश शाह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल के हमीरपुर से आशीष शर्मा, देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से कृष्ण लाल ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार हैं। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और एनएसए अजीत डोभाल का कार्यकाल बढ़ाया गया। डोभाल को तीसरी बार एनएसए नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सुरक्षा हालात पर दोनों में बात हुई। पीएम के 2 सलाहकारों का भी 2 साल कार्यकाल बढ़ाया गया। अमित खरे और तरुण कपूर अगले 2 साल तक बने रहेंगे सलाहकार। कुमारी शैलजा ने हरियाणा में पार्टी में गुटबाजी के आरोप लगाए, कहा आलाकमान को नहीं दिया गया सही फीडबैक सही होता तो 10 सीटें जीतते। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर में आयोजित कार्यकर्ता विकास शिविर में संघ के विस्तार और देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की जल्द हो सकती है मुलाकात। गोरखपुर में चल रहे कार्यकर्ता विकास शिविर में हैं मोहन भागवत। उड़ीसा पोस्टल भर्ती घोटाले में सीबीआई ने 67 ठिकानों पर छापेमारी की है। कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में खाद्य भंडारण को लेकर चर्चा हुई है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने वोकालिगा समाज के लोगों से मुलाकात की है। सूबे के सियासी हालात पर चर्चा की। बीएसपी चीफ मायावती पर विवादित टिप्पणी पर कमाल रशीद खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सहारनपुर के एसपी ने पुष्टि की।
अमरावती से हार पर बोली नवनीत राणा। कहा, मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली, मेरे लिए हार जीत बन गई। आर्थिक क्षेत्र में भारत के लिए अच्छी खबर है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। मूडीज ने कहा, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत की विकास दर पहली छमाही में सबसे आगे रहेगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ। सुरक्षा एजेंसीज ने दोनों देशों पर साजिश का शक जताया। सुरक्षा एजेंसीज ने कहा, 4 से 8 जून के बीच शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग के बीच हुई कई दौर की बात, उसके बाद से वारदातें बढ़ी। पाकिस्तान में पेश आम बजट में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। अल्पसंख्यक कल्याण योजना के लिए नहीं दिया गया फंड। पाकिस्तान ने पिछले साल पेश बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 100 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का आवंटित किया था फंड। G7 समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंच गए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी। यूक्रेन और अमेरिका के बीच होगा सुरक्षा समझौता। यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण के अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमति के साथ हुई शिखर सम्मेलन की शुरुआत। इटली में यूक्रेन और जापान के बीच सुरक्षा समझौता। ज़ेलेंस्की और फुमियो किशिदा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। रूस के उपरक्षा मंत्री ने भारत के राजदूत विनय कुमार से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। अक्टूबर से पनामा नहर में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू होगी। सितंबर में कमर्शियल शिपों के परिचालन पर लगी रोक हटेगी। G7 शिखर सम्मेलन में नेताओं ने स्काई डाइविंग का देखा प्रदर्शन। स्काई डाइविंग करने वालों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अंटार्कटिका के ब्रिटिश खोजकर्ता शैकलटन के जहाज का मलबा कनाडा के तट पर मिला है। 62 साल के बाद 390 मीटर नीचे था मलबा। फ्लोरिडा के हेलेडेल बीच पर पिछले 48 घंटों में 20 इंच बारिश हुई। बारिश से आई बाढ़ में डूबे कई घर। मैक्सिको की खाड़ी से आने वाले तूफानों के कारण दक्षिणी फ्लोरिडा में दर्जनों उड़ानें रद्द हुई। हजारों लोग फंस गए। कुवैत हादसे में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान रवाना हुआ। थोड़ी देर में कोच्चि पहुंचेगा यह विमान। कुवैत हादसे में मारे गए 45 भारतीयों में केरल के 23 लोग हैं। केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने हर परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कुवैत हादसे के घायलों से मुलाकात की मदद का आश्वासन दिया। हीरानगर के स्थानीय निवासी का दावा, सैदा गांव में एक घर में घुसे 2 संदिग्ध। सूचना देने पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने शुरू किया तलाशी अभियान। रामबन डोडा रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल का दावा, इलाके में घूम रहे आतंकवादियों को जल्द ही मार गिराएंगे। कठुआ के सैदा गांव में लोगों ने संदिग्ध लोगों को देखा। सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। जम्मू के सोहल गांव में संदिग्ध गतिविधि की मिली सूचना। जम्मू पठानकोट NH पर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के आतंकी ठिकाने पर छापेमारी में लिक्विड आईडी बरामद। 17 साल के बाद फिर से सामने आया बड़ा खतरा। पूर्व विधायक विजय मिश्रा को MP MLA कोर्ट ने सुनाई सजा। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 1 महीने की जेल की सजा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मारी। हवा में उछल गई महिला। भोपाल में हाथी की खौफनाक वारदात। महावत को सूंड से उठाकर पटक दिया, जान ले ली। हाथी को थाने लाया गया। वन विभाग को दी गई है इस बारे में खबर। दुर्गापुर में 10वीं के छात्र की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। अस्पताल में किया हंगामा, तोड़फोड़ की। अल्मोड़ा के जंगल में भीषण हादसा हो गया। जंगल की आग में 4 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। भिंड में मृतकों के घर पहुंचे मंत्री राकेश शुक्ला। कहा, जिम्मेदारी तय करके दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। एनआईए ने 7 लोगों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। स्लीपर सेल के रूप में युवाओं को भर्ती करने के आरोप। राजस्थान के बीकानेर में हीरालाल मॉल के स्पा सेंटर पर छापेमारी। 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बकरीद से पहले ICI की 11 सूत्री एडवाइजरी जारी। कुर्बानी का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालने और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना देने की अपील की गई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से मिले जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत। जबलपुर पहुंची पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा की पहली उड़ान। वाटर कैनन से भव्य स्वागत। रूस से मुंबई एयरपोर्ट पर लाए गए छात्रों के पार्थिव शरीर। रूस की वोल्खोव नदी में डूबने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। राजौरी के जंगल में फिर आग लगी। जंगल में आग लगने से अधिकारी भी झुलसे। राजौरी में आग की अब तक 80 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। लखनऊ के आलमबाग इलाके की एक लकड़ी की फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा की दुकान में आग लगने से इमारत ध्वस्त हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की 40 गाड़ियां। दिल्ली फायर सर्विसेज के निदेशक अतुल गर्ग ने किसी के हताहत होने का दावा नहीं किया। स्थिति नियंत्रण में बताई। झज्जर के बहादुरगढ़ में जूते के गोदाम में भीषण आग। गोदाम में रखे करोड़ों का माल जलकर खाक। मध्य प्रदेश के बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आग लगी। वॉच टावर से अधिकारियों को सूचना मिली। गर्मी से बचाव के लिए गुजरात के वन विभाग ने जानवरों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। नितिन गडकरी नागपुर पहुंचे। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से दुखी गडकरी ने कार्यकर्ताओं के से स्वागत जुलूस न निकालने की भी अपील की। मुंबई में अमेरिकी दूतावास में मना छात्र वीजा दिवस। वीजा के इच्छुक भारतीय छात्रों का इंटरव्यू लिया गया। सिक्किम में भूस्खलन और बारिश से 6 लोगों की मौत हुई। कई मकान क्षतिग्रस्त, मार्ग बाधित।
शिमला में तापमान 30.6 डिग्री दर्ज हुआ। सीजन का सबसे गर्म दिन गुरुवार रहा। मानसून से पहले हिमाचल सरकार ने आपदा की तैयारियों को लेकर बैठक की। भुवनेश्वर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान गिरने से लोगों को गर्मी से राहत। चेन्नई के कई इलाकों में झमाझम बारिश, आज दोपहर गरज के साथ बौछार की संभावना। मेरठ के छात्र ने स्मार्ट हेलमेट बनाया, वाहन स्टार्ट करने के लिए पहनना होगा जरूरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोस्टल हाईवे का निरीक्षण किया, जुलाई में यातायात के लिए खुलेगा। जगदीप धनखड़ ने बावलियानवाला सीमा चौकी का दौरा किया, तनोट विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला पहुंचे, मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए। ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बानपुर में मां भगवती मंदिर में दर्शन किए। शुरुआत करते हैं दिल्ली से आई पहली वीडियो ब्रेकिंग के साथ, जहां पर भीषण आगजनी में कई दुकानें जलकर खाक हो गई। पहली वीडियो ब्रेकिंग आप देखिए, चांदनी चौक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दुकानों में लगी है भीषण आग। दमकल विभाग की 30 गाड़ियों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आगजनी के बाद 2 इमारतें भी ढह गई है। बड़ा नुकसान हुआ है इस आगजनी की वजह से चांदनी चौक इलाके में। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, हरियाणा से बहादुरगढ़ में जूता फैक्ट्री के गोदाम में आग। गोदाम में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक। अग्निकांड में गोदाम की दीवार ढहकर गिर गई। आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आपको बहादुरगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां पर जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। और देखिए इसके बाद किस तरह से नुकसान हुआ है और बहुत तेजी के साथ यह आग फैली है। बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान इस आगजनी में हुआ। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, उत्तराखंड से बद्रीनाथ के जंगल में आग का वीडियो। नंदप्रयाग रेंज में लंगसू के पास भीषण आग लगी। रात में जलते जंगल का ये वीडियो आप देखिए। चौथी वीडियो ब्रेकिंग एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की है, जहां के जंगल में आग लग गई है। जंगल में गश्त करती टीम ने जंगल की आग को देखा। आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, इराक से एरबिल की तेल रिफाइनरी में भीषण आग। आग का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। भीषण अग्निकांड में तेल रिफाइनरी के कई लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे इराक के एरबिल की, जहां पर तेल रिफाइनरी की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। कई किलोमीटर दूर से इस आग को देखा जा सकता है। एरबिल की तेल रिफाइनरी है और इस आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और छठी वीडियो ब्रेकिंग, सिक्किम में भूस्खलन और बारिश में 6 लोगों की मौत की ये तस्वीर। बारिश के बीच मंगन जिले में 1500 पर्यटक फंस गए। संकालांग में एक नवनिर्मित पुल भी ढह गया। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, मॉस्को की सड़क पर आई सैलाब की तस्वीर। भारी बारिश के चलते घरों में पानी भरा, सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। बाहर सड़कें पूरी तरीके से पानी में समा गई हैं। वहीं बेसमेंट में पार्किंग का भी क्या हाल है, तस्वीरें आपके सामने। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी आ रहा है। और देखिए किस तरीके से बीच सड़क पे तैरते हुए लोग नजर आए हैं, क्योंकि गाड़ियां पूरी तरीके से पानी में समा गई हैं। वहीं लोग रास्ते को पार करने के लिए किस तरीके से सड़क पर स्विमिंग करते नजर आए, तस्वीर आपके सामने। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में लगी पिंपरी चिंचवाड़ में हुए भीषण सड़क हादसे की तस्वीर। तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कैसे टक्कर मारी, दर्दनाक तस्वीरें आपके सामने, एक बार फिर से देखिए। इस टक्कर के बाद महिला उछलकर दूर तक जा गिरी। सड़क पार करते हुए महिला को कैसे टक्कर मारी गई, तस्वीर आपने देखी। लेकिन आसपास चल रहे लोगों ने किसी तरह महिला को जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, इजरायली फोर्स ने लेबनान में दागे आग के गोले। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जवाबी हमला। लेबनान ने इजरायल पर दागे थे 200 से ज्यादा रॉकेट। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब दिया गया।
10वीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर फ्रांस से। पेरिस में विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामे की ये तस्वीर। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की हिंसक झड़प की ये तस्वीर। दक्षिणपंथी नेताओं के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। हिंसा भड़का रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पकड़ा। और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग आईडीएफ के दक्षिण लेबनान पर बारूदी बौछार की तस्वीरें आप देखिए। भीषण बमबारी के बाद घरों में कैसे आग लग गई। लेबनान पर इजरायली हवाई हमले जारी हैं। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग आईडीएफ की लेबनान पर एयर स्ट्राइक जारी। लेबनान ने भी जवाबी हमले की धमकी दी। आईडीएफ हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग की तस्वीरें आप देखिए। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग इटली में स्काई डाइविंग देखने पहुंचे G7 के लीडर। ये देखिए आप तस्वीरें। G7 देशों के ध्वज के साथ पैराशूट लैंडिंग। G7 राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में पैराशूट लैंडिंग हुई है। स्काई डाइविंग के दौरान उत्साहित नजर आए G7 के सभी लीडर्स। G7 लीडर्स ने ताली बजाकर अभिवादन किया। तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं G7 के सभी लीडर्स और सभी G7 कंट्रीज के। ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज आपको नजर आ रहे हैं जिसके साथ पैराशूट लैंडिंग की गई है। और सभी ये देखिए आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से G7 देशों के जो लीडर्स हैं, राष्ट्राध्यक्ष, वो वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं जिन्होंने इस पैराशूट लैंडिंग को देखा है और साथ ही सभी का अभिवादन किया है ताली बजाकर। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग रूस की परमाणु पनडुब्बी कजान क्यूबा पहुंची। 5 दिवसीय यात्रा पर रूसी बेड़ा क्यूबा पहुंचा। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग न्यूक्लियर फोर्स की वॉर ड्रिल का वीडियो। ड्रिल में इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल ने भी हिस्सा लिया। तो ये देखिए आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें न्यूक्लियर फोर्स की वॉर ड्रिल की है, रूसी ड्रिल की तस्वीरें। और ये ड्रिल की तस्वीर पूरे देश को आशंकित और आतंकित भी करती है क्योंकि जिस तरह के हालात रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके बीच में न्यूक्लियर फोर्स की इस वॉर ड्रिल का क्या मतलब, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर लेबनान में इजरायल की बमबारी की। एक 3 मंजिला इमारत पर हवाई हमले की ये तस्वीर देखिए। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का कैसे काम किया जा रहा है। देर रात की उस वक्त की तस्वीर जहां एक तरफ आग ही आग थी, वहीं आसपास के इलाके में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। वीडियो ब्रेकिंग में इजरायल के हाइमस व्हीकल पर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर तस्वीर आई सामने, जहां हिजबुल्लाह ने हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया और बमबारी में तबाह इजरायल का ये हाइमर्स व्हीकल। यूक्रेनी हमले में एक रूसी डिफेंस सिस्टम कैसे तबाह हुआ। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग ड्रोन हमले में तबाह रूस की यूके एयर डिफेंस। यूक्रेनी शार्क ड्रोन के इनपुट के बाद ये हमला। आर्मेनिया में पीएम निकोल पशिन्यान का भारी विरोध हुआ। अजरबैजान को 4 इलाके सौंपने को लेकर नाराजगी। आर्मेनिया पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट्स भी दागी।